हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हम आज पढ़ेंगे, ये आज हम कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। ये कंटिन्यूसली हम पार्ट नंबर 6 में भी हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ा था, पार्ट 7 में भी ये पढ़ा था, और आज हमारे पास पार्ट 8 है जिसके अंदर भी हम यही पढ़ेंगे। रीजन क्या है इसको कंटिन्यूस करने का, इतना लंबा चलाने का? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। इससे हम क्या देखते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं। तो क्योंकि ये जितने भी आप ऑर्गेनिक में चैप्टर्स पढ़ोगे, हर एक में आपको केमिकल रिएक्शंस काफी ध्यान से पढ़नी होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसके अंदर आपको नंबर ऑफ नेम रिएक्शंस भी मिलती है। तो अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शंस में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार अगर हम उसको रिकॉल करें और फिर अपना कंटिन्यू करें तो देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो मैंने आपको ये चीज तो बताई थी कि हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को साथ साथ क्यों पढ़ते हैं। रीजन है कि इसके अंदर सेम होना कार्बोनिल ग्रुप का। क्या सेम होना? कार्बोनिल ग्रुप का, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। तो इसके चलते ना इनके अंदर कुछ कुछ सिमिलैरिटी आ जाती है, जिसके कारण हमें केमिकल रिएक्शंस को साथ साथ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। तो जब हमने केमिकल रिएक्शंस को कैटेगराइज किया था तो क्या किया था कि एक तो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बोला था ना मैंने आपको कि हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बोला था कि हम रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ेंगे। बेसिकली हम रिड्यूस करेंगे एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को। फिर मैंने आपको बोला था कि हम ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स का ही। फोर्थ हमारे पास था रिएक्शन ड्यू टू दी अल्फा हाइड्रोजन। आज हम देख भी लेंगे, है ना, कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है, जो मिस्ट्री चल रही है ना ये 3 दिन से। अल्फा हाइड्रोजन आज हम इसको भी सुलझा लेंगे कि क्या है अल्फा हाइड्रोजन। फिर फिफ्थ है हमारे पास अदर्स रिएक्शन। अदर रिएक्शन बोल लो या आप बोलो मिसलेनियस रिएक्शन, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो 5 पार्ट में हमने कैटेगराइज किया है अपने केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। तो देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये मैंने आपको पार्ट 6 में पूरा कंप्लीट कराया था। जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी इसके अंदर वो सारी हमने कवर की थी। फिर इससे इस पार्ट 8 से जो पहले वाला पार्ट 7 था उसमें हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पूरा अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, और जितनी फिर रिएक्शंस बचेगी मिसलेनियस या फिर अदर रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो आज हम पढ़ लेते हैं रिएक्शन ड्यू टू दी अल्फा हाइड्रोजन। तो रिएक्शन को पढ़ने से पहले ना, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि अल्फा क्या होता है ना, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो अगर मैं बात करती हूँ अल्फा हाइड्रोजन की, हम बोल रहे हैं बार बार कि हम रिएक्शन पढ़ेंगे किसके चलते हुए, अल्फा हाइड्रोजन के। तो है क्या अल्फा हाइड्रोजन? देखो, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, मैंने आपको जब इससे पहले वाले पार्ट में एक रिएक्शन पढ़ाई थी जिसका नाम था हेलोफॉर्म रिएक्शन, है ना। तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि कार्बोनिल के बराबर में आपके पास एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिथाइल ग्रुप। बेसिकली वहां पे भी ये बोला था कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, बट वो अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए किसके? मिथाइल के। मीन्स आपके पास ये होना जरूरी था, C डबल बॉन्ड CH3। अब है तो ये भी अल्फा कार्बन और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो भी अल्फा हाइड्रोजन है। बट फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ पे भी हमें कोई ऐसा ग्रुप ढूंढना पड़ेगा कि जिसके बगल में CH3 लगा हो, C डबल बॉन्ड होके? तो ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ पे इसकी कोई ऐसी जिद नहीं है कि इसको CH3 ही चाहिए। इसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मतलब है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब वो CH3 का पार्ट है, वो CH2 का पार्ट है, वो CH का पार्ट है, वो किसी का भी पार्ट है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क कितना पड़ता है कि बस हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन। सपोज करो मैं यहाँ पे CH2 देखूं, है ना, तो इसके बगल में है ना अल्फा हाइड्रोजन, तो जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप होएगा। ये जिद थी किसकी? हेलोफॉर्म रिएक्शंस की। ठीक है, कि हमें चाहिए CH3, मतलब C डबल बॉन्ड के बगल में CH3 ही होना चाहिए। इसने ऐसे नहीं बोला, इसने बोला आप मुझे सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन दे दो, मैं तब भी रिएक्शन करा दूंगा। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे चाहिए था CH3। तो दोनों के जो अल्फा हाइड्रोजन का डिफरेंस था वो क्या डिफरेंस था? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए थे हमें CH3 से ही, मतलब हमें CH3 ही चाहिए। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये है कि CH2 है, CH3 है, कुछ भी है हमें मतलब नहीं है। मतलब बस इतना सा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने समझा एक अल्फा हाइड्रोजन का डिफरेंस। अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसके कारण हम पढ़ेंगे रिएक्शंस की, कैसे रिएक्शंस होती है इस अल्फा हाइड्रोजन के कारण। ठीक है, उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज और, कि हमारे पास जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, मैं कह रही हूँ कि उसके अंदर ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, बार बार की अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन की ना एक प्रॉपर्टी और है।
क्या प्रॉपर्टी है कि ये अल्फा हाइड्रोजन है हमारे एसिडिक नेचर के। कैसे है ये अल्फा हाइड्रोजन हमारे एसिडिक इन नेचर, है ना। अब आप बोलोगे कि ये क्या बला है अब एसिडिक नेचर, तो कैसे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स है वो एसिडिक है नेचर में। अब हमें कैसे पता चला कि जो अल्फा हाइड्रोजन्स है वो एसिडिक है नेचर में, तो उसके लिए ना हम एक बार तो बना लेते हैं एल्डिहाइड। क्या बना लेते हैं? एल्डिहाइड, ठीक है। और दूसरी बार हम क्या बना लेंगे यहाँ पे? कीटोन। क्या बना लेंगे हम दूसरी बार? यहाँ से कीटोन बना लेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज हमने पढ़ी थी, एक थ्योरी हमने पढ़ी थी क्लास 10th में, अरेनियस, ब्रोंस्टेड, लुईस। अगर हमें थ्योरी नहीं भी याद है कोई बात नहीं, बस हमें इतनी चीज भी अगर याद है कि एसिड्स वो होते हैं जो जितना जल्दी H+ को डोनेट करते हैं, या मैं बोलूं कि उतने अच्छे एसिड्स वो होते हैं जो जितने जल्दी H+ को डोनेट करते हैं। एसिड्स बेसिकली कौन है? जो प्रोटॉन को बाहर निकाल देते हैं या H+ को डोनेट कर देते हैं। तो अगर हमें थ्योरी भी नहीं याद है, इतनी बात तो याद है ना। तो अब ये मेरे पास क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप का बिहेवियर कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मतलब इसका बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कहां से करेगा? जो बगल में बैठा है मिथाइल ग्रुप, जिसको मैं लिख सकती हूँ CH2H, ठीक है, CH2H। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डोनेट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सॉरी डोनेट नहीं, अपनी तरफ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या आ जाएगी? कुछ डेफिशिएंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आ जाएगी तो अपनी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए यहाँ से H+ को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। प्रोटॉन को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। अगर यहाँ से प्रोटॉन बाहर हुआ तो सीधी सी बात है ये क्या है? एसिडिक नेचर का है। हमें नहीं पता वो कैसे निकला, मेन मुद्दा ये है कि H+ निकला। अगर H+ निकला दैट मीन्स ये क्या है? एसिडिक नेचर का है। अब कैसे निकला, क्यों निकला, वो सब बाद की बात है। तो पहला रीजन क्या है यहाँ से कि क्योंकि इसका बिहेवियर कैसा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसा है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ही है एक्चुअली में, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इस मिथाइल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंट बना देता है, जिसके चलते अपनी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ये CH2 ग्रुप यहाँ से क्या कर देता है? एक H+ को रिमूव कर देता है और खुद क्या बन जाता है? अब इलेक्ट्रॉन से थोड़ा स्टेबल बन जाता है। एल्डिहाइड्स में ऐसा हुआ, H+ निकला तो ये एसिडिक है। अब ऐसे ही हमारे पास क्या है? कीटोन्स भी है। तो कीटोन्स में भी तो कौन बैठा है? कार्बोनिल ग्रुप। और जो क्या है? इसी का तो भाई है ये भी तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी है। डिफरेंस क्या है कि ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। कार्बोनिल ग्रुप तो सेम ही है, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब इसके बगल में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ठीक है। तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से भी आराम से क्या होगा? क्योंकि अगर देखो इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, मैं मान लेती हूँ 1 मिनट के लिए कि इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अट्रैक्ट किया। अगर यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया तो यहाँ पे डेफिशिएंसी हुई, इसके चलते H+ निकला। मतलब ये भी क्या हुआ? एसिडिक इन नेचर। तो एक चीज तो हमें समझ आई कि जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, दे आर एसिडिक इन नेचर। कैसा नेचर होता है इनका? एसिडिक नेचर होता है। ये हमने कैसे देखा कि हमने यहाँ से देखा कि H+ बाहर निकल रहे हैं, दैट मीन्स दे आर एसिडिक इन नेचर। अब पहली बात तो ये कि चलो भाई ये एसिडिक है। फिर दूसरी बात ये कि एसिडिक तो ये है, बट उसके बाद एसिडिक तो है ये, बट H+ निकलने के बाद जो हमारे पास बना बेसिकली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं? यहाँ से हम इसको इनोलेट आयन बोलते हैं। तो क्या वो इनोलेट आयन स्टेबल है? तो वो बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि वो हमें क्या दिखाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाता है। जैसे मेरे पास ये निकला था यहाँ से CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये ऐसे ब्रेकआउट होएगा, तो हमें मिलेगा CH2 पॉजिटिव C O नेगेटिव और H। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो रहा है। फिर से स्टेबलाइजेशन करेगा, फिर से हमें क्या मिल जाएगी? सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगी। दैट मीन्स कि H+ निकलने के बाद जो हमें वहां पे अनायन मिल रहा है वो भी क्या हो रहा है? स्टेबलाइज्ड हो रहा है बाय द रेजोनेंस या बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर वो भी स्टेबल हो रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, दैट मीन्स कि H+ बड़े आराम से निकलेगा। क्योंकि अगर H+ निकलने के बाद हमें कोई अनस्टेबल कंपाउंड मिलता, कोई अनस्टेबल फॉर्मूला मिलता, तब तो दिक्कत थी। बट H+ को निकलने के बाद जो इनोलेट आयन मिला वो भी हमें क्या मिल रहा है? काफी स्टेबल मिल रहा है, जो कि स्टेबल हो रहा है किसके कारण? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण। मतलब H+ यहाँ से बड़ी आसानी से निकलेगा। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस वाले केस में भी, यहाँ पे भी देखो, अगर मैं H+ को निकालने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाती हूँ वो भी क्या होती है? हमारी स्टेबलाइज होती है ड्यू टू द रेजोनेटिंग इफेक्ट। अगर यहाँ से सपोज करो आप H+ निकला तो क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। अब ये भी क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा ना।
क्या करेगा ये भी रेजोनेंस, तो CH3 O पे नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2, फिर से ये धर जाएगा ये धर जाएगा, है ना। तो मीन्स आपको यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होगी, खूब मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेगी दैट मीन्स ये भी आपका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बाय द रेजोनेंस ये भी स्टेबलाइज है। तो हम आराम से बोल सकते हैं अब कि एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या है, एसिडिक इन नेचर। किसके कारण, क्योंकि इनके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके चलते H+ बाहर निकल जाता है और ये क्या बन जाते हैं, एसिडिक इन नेचर। दूसरी बात, H+ निकलने के बाद यहाँ से जो हमारा अनायन बनता है, या मैं बोलूँ जो इनोलेट आयन बनता है, वो भी स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ से समझी कि अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में बेसिकली दे आर एसिडिक इन नेचर। अब अगर ये एसिडिक नेचर के होते हैं तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं रिएक्शंस को, है ना। अब पढ़ते हैं रिएक्शंस को। तो रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, तो जो हम रिएक्शंस देख रहे थे ड्यू टू दी अल्फा हाइड्रोजन, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम दो नए रिएक्शंस देखेंगे, किसके कारण, अल्फा हाइड्रोजन के कारण। एक तो हम अपनी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम होने वाला है एल्डोल कंडेंसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। दूसरी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से इसी का संबंधी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब जो एल्डोल कंडेंसेशन है ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर कोई भी एग्जाम होता है तो ये रिएक्शंस पक्का उसके अंदर आपको मिलती है किसी ना किसी फॉर्म में। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बोर्ड्स की बात करो, चाहे फिर आप नीट या जेई की बात करो, या फिर अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो और जिसमें ये चैप्टर आता है, मतलब जिसमें ये वाला पार्ट आता है, उसके अंदर एल्डोल कंडेंसेशन को पक्का पूछते हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एल्डोल कंडेंसेशन को बहुत ध्यान से समझेंगे। अब एक चीज तो हमें क्लियर हो गई, क्योंकि रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे एक तो कंडीशन है नेसेसरी, मैं नेसेसरी बोलूं या मैं बोलूं प्राइमरी कंडीशन, वो क्या है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तभी ये दोनों रिएक्शंस होंगी, क्योंकि हमारी रिएक्शन ही किसके कारण हो रही है, ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो समझते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन को, किसको, एल्डोल कंडेंसेशन को, ठीक है। तो रिएक्शन है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि नेम रिएक्शन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं देखो एल्डोल कंडेंसेशन की, तो एल्डोल कंडेंसेशन को होने के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है या फिर नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मींस यहाँ पे हमारे पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना क्या है, जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अब जिन जिन एल्डिहाइड्स या जिन कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो इस रिएक्शन को खूब देंगे, और जिनके पास नहीं होंगे वो रिएक्शन को बिल्कुल भी नहीं देंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज करो आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, इथेनॉल। क्या है ये, इथेनॉल। ये है मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप, और उसकी बगल में ये क्या है, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, मींस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, ठीक है। गलती से इस वाले हाइड्रोजन को मत लेना, क्योंकि ये हाइड्रोजन इस कार्बन का ही पार्ट है, मतलब ये C डबल बॉन्ड O वाले ही कार्बन से लग रहा है, तो हम इसको नहीं काउंट कर सकते। कई बार ना हम क्या करते हैं, फ्लो में इसको बाहर निकाल देते हैं, जब आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बट ऐसी गलती नहीं करनी, इसको नहीं लेना, क्योंकि ये इस कार्बन का हाइड्रोजन है, हमें चाहिए अल्फा। अल्फा मतलब C डबल बॉन्ड O का जो बगल वाला जो पड़ोसी कार्बन है उसके पास जो हाइड्रोजन होंगे उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है हमारा प्रोपानोन। क्या है, प्रोपानोन, जिसको हम एसीटोन भी बोलते हैं। तो ये है कार्बोनिल ग्रुप, इसके बगल में ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो दोनों पे कार्बन है, मतलब रिएक्शन बड़े आराम से होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। बट अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ फॉर्मल्डिहाइड का, HC डबल बॉन्ड OH, किसका, फॉर्मल्डिहाइड का। अब क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, जिसने बोला हाँ मतलब उन्होंने नहीं समझा, जिन्होंने बोला नहीं है मतलब वो समझ गए। कैसे, क्योंकि देखो ये है आपके पास कार्बोनिल ग्रुप, क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल के बगल वाला जो कार्बन है, अब क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, कोई कार्बन तो है ही नहीं हमारे पास, तो सिर्फ हाइड्रोजन है, और वो हाइड्रोजन भी दोनों इसी के तो पार्ट है, तो एल्डोल बिल्कुल भी नहीं होगी, मतलब कोई चांस ही नहीं है एल्डोल होने का यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप ले लो HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड ले लो आप, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे है कहीं पे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब तो सबने बोला नहीं है भी नहीं, देखो नहीं है ना, नहीं है ना, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है, इसी वाले कार्बन का पार्ट है, और हमें क्या देखना है, बगल वाला अल्फा कार्बन, पड़ोसी कार्बन, उसके पास होनी चाहिए अल्फा हाइड्रोजन।
तो हमने समझा कि किस किस कंडीशन में ये रिएक्शंस होगी और किस किस में नहीं होगी। एल्डोल कंडेंसेशन तब होगा जब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली हम क्या करेंगे कि 2 नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, मतलब 2 मोल्स लेंगे, किसके, हम अपने रिएक्टेंट के, मतलब उस एल्डिहाइड या कीटोन के जिसको हमें फर्दर रिएक्शन कराना है, रिएक्ट कराना है, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो हम वो 2 मोल्स लेंगे ना, वो सिमिलर लेंगे, एक जैसे लेंगे, तो है ये एल्डोल कंडेंसेशन। बट अगर मैं उनको क्या कर दूं, चेंज कर दूं, सपोज करो एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया, ठीक है, एक मैंने क्या ले लिया है, इथेनॉल, एक मैंने ले लिया है प्रोपानोन। अब अगर मैं इनकी रिएक्शन कराऊं तो ये है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है ये, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। ये हम अभी आगे भी समझेंगे, बट फिर भी एक बार हमने क्लियर कर लिया कि एल्डोल में हम क्या लेंगे, सेम लेंगे मोलिक्यूल्स एकदम। अब चलो ठीक है, ये एल्डोल कंडेंसेशन है ना, इंपॉर्टेंट भी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको हमने एल्डोल कंडेंसेशन ही क्यों बोला, है ना, इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन क्यों है। इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड भी ग्रुप है। क्या है, एल्डिहाइड भी ग्रुप है और साथ में अल्कोहल भी है, ठीक है। क्या है, एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है। तो एल्डिहाइड का हमने ALD ले लिया और अल्कोहल का हमने OL ले लिया, ठीक है। जैसे आजकल जब शादी होती है तो क्या होता है, हैशटैग बनवाते हैं ना लोग अपने नाम का, लड़का और लड़की के नाम का। तो ऐसे ही एल्डिहाइड और अल्कोहल ने अपने नाम का बनवा लिया, ALDOL, तो क्या बन गया, एल्डोल, ठीक है। आई चीज समझ में, तो वहां से हम रिलेट कर लेंगे। ये जो ट्रेंड चलता आ रहा है ये आज से ही बहुत पहले का ट्रेंड है, क्योंकि एल्डिहाइड और अल्कोहल होता है इस रिएक्शन में, तभी तो उसका नाम पड़ा एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये जो हैशटैग वाला रिवाज है आज का नहीं है, पहला है। हमने कैसे देखा, एल्डिहाइड से और अल्कोहल से देखा, ठीक है, वो अलग चीज है। बट अगर हम अपनी केमिस्ट्री में आए वापस, तो ये एल्डिहाइड और ये अल्कोहल क्योंकि यहाँ पे होते हैं दोनों प्रेजेंट, अभी हम उस चीज को देखेंगे भी, तब इस रिएक्शन का नाम क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन है। क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब हम करते हैं आगे। तो करना क्या है, बेसिकली हमें यहाँ पे 2 मोल्स लेने हैं, किसके, एल्डिहाइड के। मैं ले लेती हूँ 2CH3CHO। एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, पर ऐसा ले लो जिसके अंदर क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये हमने क्या लिया है, इथेनॉल लिया है, 2 मोल्स लिए हैं इथेनॉल के, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, बेस की, किसकी, बेस। और मैं क्या लेती हूँ, बेस भी डाइल्यूट NaOH। क्या ले लेते हैं हम, डाइल्यूट NaOH ले लेते हैं। तो जब हमने 2 मोल्स लिए और 2 मोल्स को रिएक्ट कराया, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है। और वो क्या प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम अभी डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर बाद में मैकेनिज्म करेंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें, CH3COH CH2C डबल बॉन्ड OH, मीन्स हमें क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहां से हमें क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब क्यों बोला बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये कार्बोनिल बगल के, ये अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बगल में ये अल्फा और ये बीटा, और बीटा पे क्या है, OH, तो बीटा हाइड्रोक्सी, और क्योंकि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो जब भी हम 2 मोल्स लेते हैं अपने उस एल्डिहाइड या कीटोन के जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज डाइल्यूट NaOH, तो हमें वहां से क्या मिलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। अगर हमने एल्डिहाइड लिया तो आपको क्या मिला है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बट अगर आप कीटोन लोगे, अगर हम क्या ले इसकी बजाय, सपोज करो मैं ले लेती हूँ CH3C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। अब अगर इसकी बजाय मैंने क्या ले लिया है, कीटोन ले लिया है, तो फिर हमें बीटा हाइड्रोक्सी क्या मिलेगा, कीटोन। क्या मिलेगा फिर, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो फिर आप बोलोगे कि ये जैसे मैंने बोला एल्डोल ही होना चाहिए था, कीटोल, तो बिल्कुल हम इसको क्या बोलते थे, कीटोल कंडेंसेशन। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कीटोल कंडेंसेशन। बट क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में सिमिलैरिटी होती है कि सेम कार्बोनिल ग्रुप होता है, उसके चलते बहुत सारी इनके अंदर सिमिलैरिटीज होती है, कुछ कुछ डिसिमिलैरिटी भी होती है। तो इसलिए इन दोनों को ही, चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, नाम हम एक ही देते हैं, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। वैसे इसका क्या बनना चाहिए था, कीटोल कंडेंसेशन, इसके अकॉर्डिंग। जैसे हमने पढ़ा ना कि एल्डिहाइड का ALD लिया, अल्कोहल का OL, तो कीटोन का KET और अल्कोहल का OL, कीटोल बनता, कीटोल कंडेंसेशन। बट वो एक ही है, हम दोनों के लिए क्या यूज करते हैं, सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। ये तो अभी बात थी नाम की, और क्या बनता है। अच्छा, फिर ये जो हमारी देखो रिएक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं यहाँ तक एल्डोल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एल्डोल रिएक्शन।
तो फिर क्वेश्चन आता है कि एल्डोल कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, कि जब हम इसको हीट कराते हैं, इसको हम क्या कराते हैं, हीट कराते हैं, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है हमारा, आउट हो जाता है। यहाँ पे हमें मिलता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, और जिसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। तो यहाँ से हमें क्या मिला, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड मिला, क्योंकि अल्फा और बीटा पे अनसेचुरेशन है और साथ में एल्डिहाइड है। ठीक है, कब मिला ये, जब हमने क्या किया, इसको हीट किया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। अब हम इसको बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे अब इसको, एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल आउट हुआ यहाँ से, तो ये क्या बन गया हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ तक हम इसको सिर्फ एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं, बट जैसे यहाँ पे क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होता है, तो हम इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा, ये हमने एक जनरल व्यू पढ़ा, एक जनरल रिएक्शन पढ़ा, ठीक है, किसका, एल्डोल कंडेंसेशन का। बट अगर समझना है कि रिएक्शन होती कैसी है, तो उसके लिए हम ना यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ते हैं अब एल्डोल कंडेंसेशन का। क्या पढ़ते हैं, मैकेनिज्म, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब अगर हम मैकेनिज्म करने लगे एल्डोल कंडेंसेशन का, इसको भी मिटाते हैं ताकि स्पेस हमें ज्यादा मिले। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म में फिर से हमारे पास पहले एक अपनी पूरी रिएक्शन लिखते हैं। हमारे पास है 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, किसकी प्रेजेंस में है, डाइल्यूट NaOH की, और यहाँ से हमें अपना प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाता है, प्रोडक्ट जो होता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। अब सबसे पहले होता क्या है कि क्योंकि हमारे पास 2 मोल्स हैं, तो पहले हमारे पास कोई भी इनमें 2 में से एक आएगा मॉलिक्यूल उठ के, और वो क्या बनाएगा, अपने आप को न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कैसे, देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है पहला स्टेप हमारा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब कैसे फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियोफाइल की, क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमने एक उठा लिया, इसको मैं लिख सकती हूँ CH2H C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख सकते हैं हम CH3 CHO को। अब क्योंकि हमारे पास कौन है, बेस है NaOH, तो उसका मैं ले लेती हूँ OH नेगेटिव सिर्फ। ठीक है, हम क्या लेते हैं, OH नेगेटिव। बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करना, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना। तो जैसे ही यहाँ से H प्लस को लेके जाएगा OH नेगेटिव, इस CH2 के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो मतलब फर्स्ट स्टेप में हमारी जो फॉर्मेशन हुई न्यूक्लियोफाइल की, वो किसकी हुई, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। ये हमने समझा ऐसे हुई, जिसको हम लिख देते हैं CH2 नेगेटिव CHO। ये हमारी फॉर्मेशन हुई है किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। अब जो हमारे पास सेकंड स्टेप आएगा वो आएगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफाइल। अब दूसरे स्टेप में ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के। वो इलेक्ट्रोफाइल हमें कहाँ से मिलेगा, जो दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल है इथेनॉल का, वहां से मिलेगा। तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या है हमारा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, जिसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। ये चीज हमें पता है अच्छे से कि कार्बन में ऐसे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, CH2 नेगेटिव CHO। क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, CHO CH2 नेगेटिव लिख सकते हैं ऐसे। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये आके क्या करेगा, इस पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्शन हमारी कैसे होगी, अगर हम इसको लिख के, रिएक्शन हमारी यहाँ पे कैसे हो जाएगी, देखो, CH3C, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं लिख लेती हूँ नीचे। ठीक है, लिख लिया। अब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है CH2, इसको मैं इधर लिख लेती हूँ CH2, और इस CH2 के साथ में क्या है हमारे पास, CHO, क्या है, C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बना हमारा दूसरा स्टेप बना, जिसके अंदर क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। थर्ड स्टेप जो हमारा होएगा, यहाँ पे होएगा अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। अब ये जो हमारा बना है, ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को, दैट इज H प्लस को। तो CH3CO नेगेटिव HCH2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अगर ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो रिएक्शन में क्या होगा, H प्लस होगा हमारा। क्या होगा रिएक्शन में, H प्लस होगा। तो प्रोटॉन को यहाँ से क्या कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो CH3COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा हमारा, जिसको हम क्या बोलते थे, बीटा हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड। क्या बोलते थे, बीटा हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड। कैसे,
ये अल्फा पोजीशन होती है, ये बीटा, तो बीटा पे OH है, बीटा हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड। लेकिन यहाँ तक क्या हुआ है, सिर्फ एल्डोल रिएक्शन हुआ है। इसके बाद अगर हमें कंडेंसेशन करना है तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और रिमूवल यहाँ से कैसे होगा वाटर मॉलिक्यूल का, बाय हीटिंग। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, आउट। और यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से OH जाता है ऐसे, और यहाँ से क्या निकल जाता है, हमारा H निकल जाता है, वाटर आउट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, ये हमारा मिल जाता है। देखो ये सेम प्रोडक्ट है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH, ये क्या होता है हमारा पूरा का पूरा एल्डोल कंडेंसेशन। अब एक चीज और, अगर आपको डाउट लग रहा है ना कि ये H पॉजिटिव आपका कहाँ से आया, तो कहाँ से आया, ये हमारा आया था वाटर से। कहाँ से आया था, ये वाटर से आया था, क्योंकि वाटर में H प्लस होगा और OH नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कहाँ से आया था, ये आपका वाटर से आया था। अब आपने जैसे वाटर को यूज भी किया था रिएक्शन में, तो देखो वही वाटर हमारा आउट भी हो जाता है बाद में, है ना। ये वाला वाटर यहाँ से क्या हो जाता है, आउट भी हो जाता है। मीन्स ये कैसे बिहेव कर रहा था यहाँ पे, कैटलिस्ट की तरह, क्योंकि कैटलिस्ट कौन होते हैं, जो रिएक्शन के दौरान अपने आप को उसके अंदर क्या करते हैं, अपने आप को उसके अंदर लेके आ जाते हैं, बट पूरे को पूरे रिएक्शन में ना इन्वॉल्व नहीं होते, मैकेनिज्म में वो इन्वॉल्व नहीं होते। मतलब आपने शुरू में इनको लिया पर बाद में आप इनको फिर आउट भी करोगे, वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे यहाँ पे H2O ने क्या किया, H प्लस दिया था अपना, मतलब ये इन्वॉल्व हुआ था, फिर वाटर भी यहाँ से क्या हो जाता है, बाद में आउट भी हो जाता है, और हमें अपना ये प्रोडक्ट मिल जाता है जिसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा मैकेनिज्म। बेसिकली 4 स्टेप्स हमें लगे। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होती है किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे, जो कि उसी का दूसरा मॉलिक्यूल होता है। थर्ड में वो अब्स्ट्रैक्ट करता है प्रोटॉन को, कहां से, वाटर मॉलिक्यूल से। फोर्थ में वो उसी वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है और क्या बना देता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड्स, ठीक है। ये क्योंकि हमारे पास सेम है दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स, इसलिए ये है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। बट अगर ये सेम ना लेके हम डिफरेंट ले लें तो क्या होगा, तो हमारे पास बनेगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। फिर बनेगा क्या, क्रॉस एल्डोल। तो अब हम मैकेनिज्म करते हैं क्रॉस एल्डोल के लिए। तो क्या क्रॉस एल्डोल में हमें बस एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, तो एक नहीं मिलेंगे, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बेसिकली मिक्सचर्स मिलेंगे क्रॉस एल्डोल में। अब आप बोलोगे क्यों, क्या रीजन है, तो वो रीजन समझते हैं। देखो दूसरी जो हमारे पास रिएक्शन है वो क्या है, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में अब अगर मैं क्या करती हूँ कि एक हम ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं CH3 CHO का, और दूसरा हम ले लेते हैं CH3 CH2 CHO। एक हमने लिया इथेनॉल, दूसरा हमने लिया है प्रोपेनॉल। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ। तो यहाँ से हमें जो होगा वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब आप बोलोगे कैसे, एक बार तो क्या होगा, क्योंकि वहां पे तो थे दोनों सेम मॉलिक्यूल्स, तो एक न्यूक्लियोफाइल बना, एक इलेक्ट्रोफाइल बना, है ना। अच्छा उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक कार्बोनिल इसके बगल में है अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल के बगल में है, मीन्स दोनों में है। प्राइमरी और नेसेसरी कंडीशन तो हो गई फुलफिल कि हाँ अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये फर्दर रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। तो फर्दर अगर ये रिएक्शन करेंगे यहाँ से तो क्या होगा कि एक बार तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, एक बार ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा सॉरी, और एक बार ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जब ये बनेंगे, अगर मैं इसको 1 लिख दूं और मैं इसको 2 लिख दूं, मतलब 1 ने क्या बनाया, न्यूक्लियोफाइल की तरह बना, 2 बना इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ से हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरे केस में अगर ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, मीन्स फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तब एक प्रोडक्ट बनेगा। अब आप बोलोगे अच्छा 2 बनेंगे, 2 नहीं बनेंगे, 4 बनेंगे। कैसे, अब ये जो CH3 CHO है ये अपने आप ही क्या बन सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी, और खुद ही क्या बन सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी। मतलब अगर ये अपने ही अंदर रिएक्शन करा दे बेसिकली, तो एक प्रोडक्ट यहाँ से ऐसे, अगर ये एक बार खुद को इसमें न्यूक्लियोफाइल बनाए, एक को इलेक्ट्रोफाइल बनाए, खुद से फिर अपने अंदर रिएक्शन करा दे, तो बेसिकली हमें यहाँ से कितने मिल जाते हैं, टोटल 4 प्रोडक्ट। एक फिर यहाँ से मिलेगा, एक हमें मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो जब ये खुद के साथ करेगा तो जैसे मैंने एल्डोल में समझाया सेम कंडीशन हो जाएगी, जैसे CH3 CH2 CHO वो भी सेम करेगा।
एक बार ये समझ लेते हैं कि जब ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जब ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। बेसिकली यहाँ पे ना दो प्रोडक्ट्स को बना के देखते हैं जो हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स को बना के। तो फर्स्ट वाला हम करते हैं कि जब हम फर्स्ट को बनाते हैं न्यूक्लियोफाइल, इसको बनाते हैं न्यूक्लियोफाइल, इसको क्या बनेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, फिर से फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसकी फॉर्मेशन होगी न्यूक्लियोफाइल की। तो फिर से हमारे पास क्योंकि CHO है और CH2H है और क्योंकि बेस भी है, हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, मींस CHO CH2 नेगेटिव। तो ये हो जाती है फर्स्ट स्टेप में हमारी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरे वाले स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन बिहेव करेगा, ये। तो हम लिखेंगे CHO CH2 नेगेटिव। अब ये क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो आप इसको ऐसे लिखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं CH3 CH2 C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये हाइड्रोजन आप नीचे भेज दो, ऐसे भेज सकते हो, यहाँ पे CH2 CHO, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, अब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन को कैसे अब्स्ट्रैक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से ही करेगा। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल से अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि यहाँ पे H+ होगा, ये इसके ऊपर अटैक करके यहाँ से क्या बना लेगा, OH, क्या बना लेगा, यहाँ से ये OH बना लेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा थर्ड स्टेप। इसके बाद जो हम फोर्थ स्टेप करेंगे, फोर्थ स्टेप में रिमूवल होएगा किसका, वाटर मॉलिक्यूल का बाय हीटिंग। ये जब हम इसको हीट करेंगे यहाँ, तो इससे यहाँ से रिमूवल क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। और कैसे होगा, इसके पास है हाइड्रोजन, यहाँ से OH जाएगा, ये H जाएगा, बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल गया और आपको क्या मिला, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। ये तो बना है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। क्या बना है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट बना है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये बना है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, कि जब ये बना न्यूक्लियोफाइल और ये क्या बना है इलेक्ट्रोफाइल। अब अगर हम अपोजिट कर दे, इसको न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं, इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, बस यहीं से इसको मिटा देंगे, इतना ही हम, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में आप देखो, आप इस वाले को क्या बना दो, न्यूक्लियोफाइल बना दो। अगर आप इसको न्यूक्लियोफाइल बना दोगे तो क्या हो जाएगा, आप लिखो CHO CH2 CH2H। जब यहाँ से बेस ले जाएगा, बेसिकली कौन है बेस, OH नेगेटिव, H+ को जब यहाँ से लेके चला जाएगा ना, ऐसे ऐसे, जब ये H+ को यहाँ से लेके चला जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा ना, CHO CH2 CH2 नेगेटिव। ये बन जाएगा फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। अब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल ये है, देखो CHO CH2 CH2 नेगेटिव। अटैक करेगा किसके ऊपर, ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, जो कि क्या है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, इतना तो हमें पता है। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा, CHO CH2, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले इसको लिखो आप CH3 C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये हाइड्रोजन आप नीचे लिख दो। अभी इसको पूरे को उसके साथ चिपका दो, CH2 CH2 CHO। अब ठीक है ना। अब क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को, कहां से, वाटर मॉलिक्यूल से। तो H+ तो होगा, तो जब ये इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH, क्या बन जाएगा OH। उसके बाद क्या होगा, फोर्थ स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। रिमूवल कैसे होएगा, ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से, और आपको क्या मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO। ये क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से अपना फाइनल प्रोडक्ट। तो क्या मिल जाता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO। तो ये हमें यहाँ से क्या मिला है, सेकंड वाला प्रोडक्ट, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाली एल्डोल में कराया था कि जब ये खुद के साथ करेगा और जब ये खुद के साथ करेगा, तो थर्ड यहाँ से और फोर्थ यहाँ से। तो टोटल आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ से मिल गए, मतलब कि मिक्सचर मिल गए प्रोडक्ट्स के, जब आपने क्या किया है क्रॉस एल्डोल
कंडेंसेशन। तो ये हमारे पास दूसरी रिएक्शन थी ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन एंड कौन सी थी हमारी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया, कोई डाउट आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप चाहते हो कि फिर से रिपीट किया जाए, कोई चीज लगती है कि नहीं समझ में आई तो मेरे को बता देना, मैं आपको फिर से करा दूंगी। ठीक है, बाकी अगर आप एक बार ये मैकेनिज्म ऐसे समझ गए तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्रॉस एल्डोल या फिर एल्डोल कंडेंसेशन में। अब हम करते हैं अपने लास्ट पार्ट केमिकल रिएक्शंस का, जो था अदर्स रिएक्शन या फिर मिसलेनियस रिएक्शन। अब हम क्या करते हैं, अदर रिएक्शंस। क्या करते हैं हम, अदर रिएक्शन। यहाँ से अपनी अदर्स रिएक्शन कौन सी करते हैं, अदर्स रिएक्शन। ठीक है, तो अदर्स रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्शन होने वाली है वो होने वाली है कैनिज़ेरो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी था, ऐसे कैनिज़ेरो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है। होना क्या है, यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। मीन्स यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कैनिज़ेरो रिएक्शन होगी, अदरवाइज हमारी कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब कैनिज़ेरो रिएक्शन होगी। कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे भी हम दो मॉलिक्यूल्स लेंगे। ठीक है, उस एल्डिहाइड के, कीटोन तो यहाँ पे कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा समझो आप, क्योंकि कीटोन होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड हो, बगल में CH3 या कोई R ग्रुप होना चाहिए। और अगर बगल में कोई R ग्रुप होगा तो जाहिर सी बात है, पक्की बात है, वहां पे हाइड्रोजन होगा, आपका अल्फा हाइड्रोजन वहां पे होंगे। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन होंगे दैट मीन्स कीटोन्स तो कभी भी कैनिज़ेरो रिएक्शंस नहीं देंगे। तो कौन देंगे, सिर्फ ओनली एल्डिहाइड्स। ठीक है, और वो भी कौन से एल्डिहाइड, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड। क्या इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, क्योंकि ये कार्बोनिल के साथ अटैच है दो हाइड्रोजन, तो कार्बोनिल वाले हैं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स ये क्या देगा, कैनिज़ेरो रिएक्शन देगा। अब अगर मैं लिखूं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, अब आप देखो क्या यहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है, ये कार्बन है, इस कार्बन का 1 2 3 है ना, कितने बॉन्ड हो गए, एक ये वाला बॉन्ड हो गया, 2 3 और एक ये वाला, कितने हो गए, 4 बॉन्ड। मीन्स यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी खूब देगा। तो इस तरह के आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, सिर्फ वो देंगे कैनिज़ेरो रिएक्शन, बाकी नहीं देंगे। समझते हैं कि कैसे होती है। देखो कैनिज़ेरो रिएक्शन होने के लिए ना दो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास फिर से, तो मैं दो मॉलिक्यूल्स ले लेती हूँ, 2HC डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप इनकी रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस डाइल्यूट NaOH, तो होता क्या है कि एक बार तो ये अपने आप को रिड्यूस करता है, एक बार क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। और ऐसा मॉलिक्यूल जो खुद को ऑक्सीडाइज भी करता है, रिड्यूस भी करता है, तो वो क्या शो करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये चीज पढ़ रखी है हमने, क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन होती है, जब मॉलिक्यूल खुद को एक बार रिड्यूस करता है, एक बार क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो अगर ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ये क्या है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होकर क्या देते हैं, कार्बोक्सिल एसिड। क्या देते हैं हमें, कार्बोक्सिल एसिड देते हैं। ठीक है, और अगर ये खुद को रिड्यूस करेगा तो एल्डिहाइड्स रिड्यूस होके हमें क्या देते हैं, एल्कोहल्स देते हैं। क्या देते हैं वो, एल्कोहल्स देते हैं, वो भी 1 डिग्री का। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एल्कोहल मिलेगा। और ये चीज मैंने आपको उससे पहले वाले पार्ट में भी समझाई थी कि अगर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑक्सीडाइज होते हैं तो दे गिव अस कार्बोक्सिल एसिड्स, इफ दे गेट रिड्यूस्ड देन दे गिव अस एल्कोहल्स। अगर वो ऑक्सीडाइज होते हैं तो कार्बोक्सिल एसिड्स देते हैं, अगर रिड्यूस होते हैं तो वो एल्कोहल्स होते हैं, देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि अगर एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, कीटोन है तो फिर 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो ये रिएक्शन होती है हमारी कैनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक है, अब अगर आपने सेम मॉलिक्यूल लिया है तो ये वाली बात बनी, बट अगर आप डिफरेंट ले लो तो फिर क्या बन जाएगा, क्रॉस कैनिज़ेरो। फिर क्या बन जाएगा वो, क्रॉस कैनिज़ेरो। अच्छा, अभी आपको घबराना नहीं है, मैं आपको मैकेनिज्म भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, क्रॉस कैनिज़ेरो ये रहा। अब आप बोलोगे कि अब हम किसका तो ऑक्सीडाइज कराए और किसका रिडक्शन कराए, क्योंकि अब आपने दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग ले लिए। तो आप ऐसे याद रखोगे कि जो आपके पास बड़ा मॉलिक्यूल होएगा, जो क्या होएगा, बड़ा मॉलिक्यूल, क्योंकि उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस होएगी, वहां पे बल्कीनेस होएगी। ठीक है, तो वहां पे क्या होएगा, बेसिकली OH नेगेटिव जो आपका आएगा, मींस यहाँ से जो OH नेगेटिव आएगा उसको आने में दिक्कत होगी, भीड़ भाड़ होगी।
कैसे आता है, कब आता है, वो भी मैं आपको मैकेनिज्म में समझाऊंगी, बट अभी के लिए समझो कि यहाँ पे उस OH नेगेटिव को आने में क्या फील होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, इसलिए ये वाला जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो सिर्फ क्या होगा, रिड्यूस होगा, और छोटे वाला क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो ये क्या होगा, रिड्यूस, और ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज। अगर ये रिड्यूस होगा तो आपको क्या देगा, यहाँ से CH2OH, और अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या देगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मल्डिहाइड आपको क्या देगा, फॉर्मिक एसिड, और ये आपको क्या देगा, बेंजाइल एल्कोहल। क्या देगा, बेंजाइल एल्कोहल देगा। ठीक है, तो ये हमने समझा कैनिज़ेरो रिएक्शन। बट मेन चीज की रिएक्शन हुई कैसे, तो उसके लिए ना मैं आपको मैकेनिज्म समझाती हूँ अभी। तो ये ले लेते हैं हम दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं और हम अपने मैकेनिज्म को समझते हैं कि भाई रिएक्शन मैंने कराई तो कराई कैसे। तो अगर हम मैकेनिज्म को समझें, देखो होता क्या है कि हमारे पास क्या थे, दो मोल्स थे HC डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ। एक बार हमें मिलता है HC डबल बॉन्ड OH, एक बार मिलता है CH2OH अल्कोहल। ठीक है ना, एक बार ये मिलता है, एक बार हमें ये मिलता है। तो पहले मैं आपको मैकेनिज्म समझाती हूँ। उसके लिए ना हम पहले एक मोल ले लेते हैं। तो HC डबल बॉन्ड OH ये है, साथ में है NaOH। कौन है साथ में, NaOH। अब NaOH में से हमारे पास क्या होगा, Na पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव होगा। कार्बन और ऑक्सीजन में से, क्योंकि आप समझदार हो, आपको पता है क्या कि ऑक्सीजन पे है नेगेटिव, कार्बन पे है पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ये कार्बोकैटायन बना तो OH नेगेटिव आके यहाँ पे क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। करेगा वो अटैक, बिल्कुल करेगा, वो क्यों रुकेगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या जाएगा OH, इधर आपका आ गया H। इतना हुआ मामला, इतनी बात आई समझ। इसके बाद अब देखो, अब ऑक्सीजन नेगेटिव, इसके पास कौन आ सकता है, सोडियम पॉजिटिव आ सकता है, या नहीं भी आता मत भी लिखो तब भी क्या आपके पास है, देखो O नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, O नेगेटिव यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देगा, नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करके डबल बॉन्ड बना देगा। अब क्योंकि कार्बन के ऊपर कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा। जब कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो H अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेके खुद बाहर निकलेगा एज अ H नेगेटिव। ये बात आप ध्यान रखोगे, क्योंकि हमें आदत होती है H प्लस H प्लस H प्लस, तो H प्लस बहुत हुआ। अब हमने क्या निकाला, H नेगेटिव। रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने नेगेटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड पे पूरे डोनेट कर दिए, डबल बॉन्ड बना दिया। तो कार्बन के पास गरीबी नहीं है, जब गरीबी नहीं है तो वो किसी से डोनेशन क्यों लेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों लेगा। जब वो नहीं लेगा तो H यहाँ से क्या निकलेगा, H नेगेटिव की तरह, ना कि पॉजिटिव की। और ये बात हम याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, बेसिकली क्या बना यहाँ से, HC डबल बॉन्ड OH। ये क्या बना हमारा, ऑक्सीडेशन का एक प्रोडक्ट बना इतना। ठीक है, बट क्या यहाँ पे हमारी बात अभी खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। मतलब इसके बाद भी फर्दर अगर हम देखें पूरी रिएक्शन तो क्या होगा, ये हुआ इतना, हमारा क्या बना यहाँ से। अच्छा, इसको तो लिख ही देते हैं, इसको क्यों, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक, अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल के साथ हुआ ये कारनामा, अभी दूसरा भी तो है, तो दूसरा फिर क्या करेगा, देखो HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, H है। ठीक है, फिर से ऑक्सीजन जाएगा नेगेटिव लेके, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव पे कौन आ जाएगा, H नेगेटिव। कौन आ जाएगा यहाँ पे, H नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम बैठा है, तो क्या बना लेगा, देखो क्या बना लेगा यहाँ से वो, CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव, CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। और यहाँ से हम क्या करा लेंगे, अपना प्रोटॉन ट्रांसफर करा लेंगे। मतलब इस रिएक्शन में हम अपने क्या करा लेंगे, प्रोटॉन को ट्रांसफर करा लेंगे। तो क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड ONA प्लस CH3OH प्लस क्या बन जाता है, सॉरी CH3OH क्या बन जाएगा, CH3OH। यहाँ पे भी आपका CH3OH होगा। ठीक है, गलती नहीं करनी, क्या होगा, CH3OH। तो आई बात समझ में, मैकेनिज्म कैसे हुआ कि पहले हमारा जो एक मॉलिक्यूल है उस पे क्या हुआ, उसको ऑक्सीडेशन हुआ, बेसिकली वहां पे OH ऐड हुआ। फिर दूसरे वाले में क्या हुआ, हमारा H नेगेटिव ऐड हुआ और उसने क्या बना दिया, अल्कोहल। तो एक मिला अल्कोहल और एक से हमें क्या मिला है,
अपना कार्बोक्सिल एसिड। अब जो मैंने बोला था कि मैं आपको जब मैकेनिज्म समझाऊंगी तब बताऊंगी। अब सपोज करो कि एक तो आपका मतलब ऐसे लिखो आप, है ना। अब आप सपोज करो ये इतनी बात बनी। अब इसके बाद ना हम इसको करते हैं एक बार रफ। और अब आप ये चीज समझो कि अगर हम करा रहे थे क्रॉस कैनिजेरो, क्या करा रहे थे हम? क्रॉस कैनिजेरो, सारा ही मिटा देते हैं कि अगर हम क्रॉस कैनिजेरो कराते हैं तो HC डबल बॉन्ड OH प्लस ये बेंजल्डिहाइड, ठीक है। किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यही चाहिए था, मींस कैनिजेरो रिएक्शन तो होगी, ठीक है। अब देखो जी आप, अब आपके पास है NaOH, तो NaOH का कौन आएगा? OH नेगेटिव। अब आप मेरे को ये बताओ कि OH नेगेटिव इस पे आएगा या इस पे आएगा? OH नेगेटिव इस पे कैसे आएगा? यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है। OH नेगेटिव को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, जब नहीं है तो वो यहाँ पे क्यों आएगा? वो यहाँ पे आएगा ना। और आप खुद बताओ, अगर आप कहीं पे जाते हो, एक रास्ते तो ऐसा है जहाँ पे बहुत भीड़ है, रश है, एक ऐसा है साफ सुथरा है, कहाँ से जाओगे? साफ सुथरे रास्ते से तो जाओगे। तो अगर ये OH नेगेटिव है तो ये इसी पे तो आएगा, फॉर्मल्डिहाइड पे तो आएगा। ये बेंजल्डिहाइड पे क्यों आएगा जब यहाँ पे बल्कि में ऐसे स्टेरिक हिंड्रेंस है? और जहाँ पे OH नेगेटिव आता था वो क्या करता था? ऑक्सीडेशन। अभी हमने मैकेनिज्म में समझा। और दूसरे को क्या करता था जी? वो रिड्यूस। तो इसलिए इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, बस सीधी सी बात है ना। आई ये चीज समझ कि जहां पे OH नेगेटिव आता है उस वाले पार्ट पे ही तो होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे को तो रिडक्शन होता है। ये चीज हमने मैकेनिज्म से समझी। और अगर आपको मैकेनिज्म भी नहीं समझ आता, छोड़ो, बस ये देखो कि जो बड़ा ग्रुप है ना, क्योंकि वहां पे भीड़ भाड़ है, आप उसको सीधा रिड्यूस कराओ। जो छोटा ग्रुप है आप उसको ऑक्सीडाइज कराओ। ये हो गई हमारी क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन, ठीक है। अब जो लास्ट रिएक्शन बचती है हमारी वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में, है ना। वो भी कौन से? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। तो मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। अगर मैं देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड लिखूं तो मेरा बेंजल्डिहाइड ही होगा। क्या होगा? बेंजल्डिहाइड होगा। और अगर मैं लिखूं कीटोन तो मेरा क्या होगा? वो एसिटोफिनोन। क्या होगा? एसिटोफिनोन। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। और ये क्या है हमारा? एसिटोफिनोन। क्या है ये? एसिटोफिनोन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होएगी तो आप सबके लिए क्वेश्चन है, मेरे को ये बताना है यहाँ पे, आप सबके लिए क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो मुझे ये बताओ कि वो कौन सी पोजीशन पे होगी? वो ऑर्थो पैरा पे होगी या फिर वो मेटा पे होगी? मतलब वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। ये वाली वीडियो देखना, मेरे को इस क्वेश्चन का क्या करना? आंसर करना कि ये आपके पास है एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये है एरोमेटिक कीटोन। तो मेरे को ये बताओगे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो यहाँ, वो इसमें ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होगी या फिर वो मेटा पोजीशन पे होगी? ऑर्थो पैरा पे होगी तो क्यों होगी, मेटा पे होगी तो क्यों होगी, ठीक है। चलो अगर क्यों का भी जवाब नहीं देना, बस बता देना कि ऑर्थो पैरा और मेटा में से ये किस पोजीशन पे होगी। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कौन सी पोजीशन पे होती है। ये बिल्कुल लास्ट पार्ट है, एक बार आप लोग बता देना मेरे को, ठीक है। अपना क्या बोलते हैं उसको, सुझाव दे देना आपको क्या लगता है। उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट वाले पार्ट में। वैसे तो आज ही करना था बट फिर ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, तो इतना ही करते हैं आज। ये वाला हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में हम कार्बोक्सिल एसिड की भी स्टार्टिंग करते हैं। 2 से 3 वीडियोस लगेंगी बस, फिर वो वाला ये चैप्टर बेसिकली पूरी की पूरी यूनिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसको करते ही एल्डिहाइड कीटोन का तो काम तमाम। उसके बाद बस कार्बोक्सिल बचा, कार्बोक्सिल भी हम कर लेंगे 2 से 3 पार्ट में। फिर हम उसके बाद अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि होगा अमीन्स। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को फर्दर शेयर भी कर देना, ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो वीडियो को। आपको कुछ नहीं जाएगा अगर आप किसी की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वीडियो वैसे भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो आपको पैसे देने तो किसी और का भी भला हो जाएगा। तो वीडियो को आप शेयर भी कर दिया करो। अगर आपको सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम चाहिए तो आप बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।